नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2 से ज्यादा संतान और चुनाव लड़ने का अधिकार, राज्य निर्वाचन आयोग ने अब इसकी बाध्यता को हटा दिया है। अब निकाय और पंचायत चुनावों में 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी किए हैं। अब तक ये नियम कई स्थानीय पदों के चुनाव पर लागू था। इनमें वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख जैसे पद शामिल थे। वहीं शहरी निकायों में पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, सभापति और मेयर के चुनाव में भी यही शर्त लागू थी। इसके चलते कई संभावित उम्मीदवार इस कारण चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। अब बदलाव से सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो क्या ऐसे में माना जाए कि ये समय की मांग के अनुरूप बड़ा सुधार है? क्या ये बदलाव स्थानीय लोकतंत्र को और मजबूत करेगा? और क्या अब योग्यता, जनसेवा और जनता का विश्वासी चुनावी कसौटी बनेगा? बात आज इस खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से पंकज जोशी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ सीबी यादव जी हैं। सीबी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मेहर सिंह धनखड़ जी भी चर्चा में शामिल हुए, प्रवक्ता है राजस्थान सरपंच संघ से। बहुत स्वागत है मेहर सिंह जी आपका भी। कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ेंगे। और मैं शुरुआत पंकज जोशी जी आपसे ही करना चाहूंगी। 31 साल पहले अगर हम बात करें, ये नियम था और इसी के तहत ही चुनाव कराए जा रहे थे। लेकिन अब इसे क्या माना जाए? वक्त के अनुकूल ये जरूरत थी इसलिए ये बदलाव, या राजनीतिक मजबूरी किसी तरह से? इस बड़े फैसले को कैसे देखा जाए? देखिए श्वेता जी, बहुत बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वक्त के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहने चाहिए। उस टाइम पर यह था कि किसी न किसी तरीके से जनसंख्या वाला जो एक नियम था उसमें लोगों को लगना चाहिए था कि भाई किसी तरीके से जो है उसमें ये जो है एक तरीके से उस टाइम की सरकारों ने इसको सोच करके एक अच्छा उपाय इसको लिया था। लेकिन जैसे जैसे करके अब जिस तरीके से लोगों के आजकल जो है संतानें भी 1 या 2 ही हो रही हैं, और कुछ लोग जो हैं केवल इस कारण से रह जाएं कि उनकी एक संतान जो है अधिक हो गई है, तो उस कारण से भी जो है कई बार इस चीज में परेशानी आती थी। सरकारों ने इस चीज में लिया तो बार बार ये फैसले मेरे ख्याल में क्या ये रूटीन फैसले हैं जिसके अंदर सरकार देखती है कि क्या ऐसे लोगों को लोकतंत्र में रोका जाना चाहिए, क्या नहीं रोका जाना चाहिए। तो अब जो है ये बाध्यता जो है हटा दी गई है, क्योंकि पहले ये था कि कुछ लोगों पर बाध्यता थी, कुछ पे बाध्यता नहीं थी, क्योंकि वहां उनके जो है नियम वो कहा करते थे। इसलिए लगता है कि अब इन चीजों को सोच करके कहा गया कि अब ये जो बाध्यता है इसको खत्म किया गया। निश्चित रूप से देखिए लोकतंत्र में ये जो परिवर्तन होते रहने चाहिए, और इसको देख करके जो लोकतंत्र में 3 संतान वाले भी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो है वहां की जो जनता की पसंद है, जो जनता के चाहने वाले व्यक्ति है, जो जनता के बीच में अच्छा काम कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ने चाहिए। ठीक है, सीबी यादव जी, इस बड़े और अहम फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये हर्डल के तौर पर देखा जाता है कि रुकावट है। कुछ ऐसे उम्मीदवार होते थे जो चुनाव लड़ सकते, सक्षम थे हर तरह से, लेकिन हम सिर्फ इसलिए उन्हें चुनाव नहीं लड़ा पाते थे क्योंकि उनके 2 से अधिक संतान है। क्या ये जो फैसला लिया गया है या जो ये बैन था उसे हटाया गया है, लोकतंत्र की जीत के तौर पर देखें, जनसंख्या नियंत्रण के हार के तौर पर? और श्वेता जी, लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो किसी के उसके पार्टिसिपेशन पे, किसी भी तरह की। हटाना स्वागत योग्य नहीं है, लगाना बहुत गलत था। 31 साल पहले जो लगाया गया है वो लोकतंत्र पर एक काला धब्बा था। भैरू सिंह शेखावत जी के काल पे लगा था, और उसके बाद में वसुंधरा जी के काल पे शिक्षा के नियम लागू कर दिए उन्होंने। आप देखिए, 1 वोट 1 मत, जिसको वोट देने का अधिकार है उसको आप चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते हो। आजादी से पहले आपको पता है कि संपत्ति, शिक्षा, कर, इनके आधार पे वोट देने का अधिकार हुआ करता था। डेमोक्रेसी का मतलब भी है कि सबका समान मूल्य होगा, उसमें कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होगा। तो जो ये लगा था वही गलत था। आप किस आधार पे किसी एक वोट देने वाले को चुनाव लड़ने से वंचित कर सकते हो? ये तो मैं देखता हूं कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में लेके नहीं गए, वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिसको वोट देने का अधिकार है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही डेमोक्रेसी के भीतर पार्टिसिपेशन को रोकने का इतिहास रहा है। शिक्षा के नाम पर पहले रोक दिया। अरे भाई, डेमोक्रेसी के भीतर आप कोई नौकरी थोड़ी, ये तो डेमोक्रेसी है। यहाँ राजनीतिक अवेयरनेस होती है, यहाँ सबका मूल्य बराबर है। पिछली बार 10वीं पास जो है 10वीं पास 8वीं पास ये नियम लागू कर दिए। तो ये जो कितने भी चीजें हो जो लोकतंत्र में बाधा होती है पार्टिसिपेशन में, चाहे वो वोट डालने में बाधा हो, चाहे वो
चुनाव लड़ने में बाधा हो वो सभी गलत है और सभी प्रकार की यानी बाधाएं इस बाधा हटनी को चाहिए। हटाने लेकिन का आप स्वागत कर रहे हैं। एक चीज की और बता रहा हूँ, अभी भी एक शर्त लगा रखी है स्वच्छ शौचालय की, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब जिसके पास शौचालय हो और वो स्वच्छ नहीं हो, कईयों का पिछली बार रिजेक्ट किया कि शौचालय का सर्टिफिकेट बना लिया तो स्वच्छ नहीं है, उसके आधार पर रिजेक्ट कर दिया। अभी महाराष्ट्र में ये भाई क्या है, अगर आप कोई बाधा लगाते हो तो पहले एमएलए एमपी पे लगाओ, जो लगाने वाले हैं वो पहले अपने ऊपर लगाते हैं फिर दूसरों पे लगाना चाहिए। अभी भी स्वच्छ शौचालय की बाधा का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। ठीक है। तो किसी भी तरह का जो बाधा है वो बाधा होनी नहीं चाहिए डेमोक्रेसी के भीतर। डेमोक्रेसी में सबका बराबर का अधिकार है, तो आप बाधा कैसे होंगी? मैं तो कह रहा हूँ ये स्वच्छ शौचालय की जो शर्त है इसको भी तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। बाकी इसको हटाएगा उसका तो स्वागत आप करते हैं कि हर्डल नहीं है, अब कोई भी चुनाव लड़ सकता लगाना ही गलत था। ठीक है, अब वो तो 31 पहले साल हो गए। हमने पहले शिक्षा और उसका जो लगाया गया था वो आए कांग्रेस सरकार आई उसको हटाया, तो लगाना ही गलत था। भरू सिंह जी के काल पे लगाया गया, आप देखो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के भीतर लगाए गए हैं, गलत है ये। ठीक है, तो लगाना ही गलत है, लगा करके फिर हटाए तो क्या स्वागत करें? लगाए क्यों थे, बाधाएं क्यों पैदा की थी? लेकिन अब बाधा को हटाने की भी तो मांग उठ रही थी। इसके लिए मैं जिस संगठन को देखता हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, हमने इस 2 बच्चों के नियम को लेकर जन आंदोलन खड़ा कर दिया था, 5 लाख सिग्नेचर करवाए इसको। मैं सबसे ज्यादा इस मुहिम को पकड़ के लेके गया कि भाई कैसे आप बाधा लगा सकते हो। 11वीं 12वीं अनुसूची के अंदर देखो, केवल ये नहीं होता है डेमोक्रेसी में, 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय है, आप उनको विषय नहीं दे रखे हो। 12वीं अनुसूची में 18 विषय क्यों बना रखे हो? अरे भाई ये विषय सजाने के लिए थोड़ी है, आप उनको दे तो सही। मैं एक और चीज कहता हूँ, ग्राम सभा किसी राजस्थान में एक जगह बता दो, फिर आप पहले दिन ग्राम सभा का ऑर्डर पास जारी कर देते हो। मतलब धज्जियां उड़ा रखी है डेमोक्रेसी की इन्होंने। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन मेहर सिंह धनखड़ जी, प्रवक्ता है राजस्थान सरपंच संघ के। मेहर जी, इंतजार बहुत था आप लोगों को लेकर कि डिले हो रहा है, पंचायती राज चुनाव हो, अब चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी बाधा थी जिसे हर कोई मान रहा था कि बाधा है, कोई नेतृत्व क्षमता किसी की अच्छी है, काम में बेहतर है, लेकिन सिर्फ संतान 2 से ज्यादा, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। अब इस बाधा को हटाया गया है, तो इससे कैसे आप सब लोग देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कही, उसका खंडन करते हुए कहना चाहता हूं कि भैरव सिंह जी के टाइम में 2 से अधिक संतान पे प्रतिबंध लगाया गया, जबकि पंचायत राज से उस व्यक्ति का चयन होता है जहां शिक्षा और संतान से कोई महत्व नहीं रखता, जो खेत और खलियान अंतिम दृष्टि से जहां से विकास चालू होकर के देश का एक विकास बढ़ता है, पूरा देश संपूर्ण हमारे विकास की गति पे जाता है। उस अंतिम छोर की उसमें सर्व समाज का व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने का व्यक्ति, और सब एक शिक्षा और संतान से हट करके और जो विकास की गति को देख सके, सबको वहाँ संगठित होकर के विकास की गति को बढ़ा सके, समाज को हमारे को बढ़ा सके, ऐसे व्यक्ति का ग्राम पंचायत स्तर पे चयन होता है। अगर इस बात को माना जाए ठीक है कि संतान वृद्धि को लेकर के पंचायत राज में ये संशोधन किया गया, लेकिन क्या विधानसभा और लोकसभा में इसको लागू क्यों नहीं किया गया? वहाँ लोग अनपढ़ जा सकते हैं, वहाँ 10-8 संतान वाले जा सकते हैं, और एक अंतिम छोर का जो एक गांव खेत खलियान का विकास कैसे बढ़े, वहाँ सब समाजों के बीच में रहने वाला व्यक्ति सबसे जुड़ कर के उसके प्रति प्रतिबद्धता, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं विकास को रोकने का, गाँव के विकास को रोकने का ये बिल्कुल जो किया वो गलत किया। और अब जिस तरीके से हटाया तो बहुत से हमारे ऐसे लोगों को अवसर मिलेगा और उससे विकास बढ़ेगा, तो गलत किया, बहुत से विकास हमारे इसको लेकर के रुके हैं। लेकिन 3 दशक का वक्त बीत गया जब इस पर बैन लगाया गया था। मेहर सिंह जी, कभी क्या आवाज नहीं उठाई गई है या ये साबित करने की कोशिश नहीं की गई कि ये गलत था या गलत है, इसको बदला जाए? आखिर 3 दशक बाद हुआ ना बदलाव? हमारे एसोसिएशन की तरफ से जी हमने बहुत जगह इस बात को रखा। पूर्व में जो सरकार थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, क्योंकि पंचायत राज से जो कड़ी आती है उसके लिए जो भी सरकार अच्छा काम करेगी हम लोग धन्यवाद करते हैं। जो लोग इस तरीके के वो उतरे रहती है उसका हम विरोध करते हैं, और उसमें हमने उस टाइम में भी सरकार का विरोध किया और इस टाइम में भी हमने विरोध किया, और जो समय पे चुनाव नहीं हो रहा था उसके लिए भी हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और हमने ये कहते कहा, जब सीएम साहब ने ये कहा भजन लाल जी ने कि मैं पंचायत राज से एक सरपंच रहा हुआ हूँ, मैं अच्छे तरह से समझता हूँ, हमारे को पूर्ण तरीके से विश्वास में लेकर के उन्होंने हमारे से वार्ता की, और हमने यही कहा कि जिस तरीके से एक चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि को अगर प्रशासक के रूप में आप लगा करके वो जिम्मेदारी दें
तो ही आप लगाना, अन्यथा हमारे समय पे कार्यकाल पे चुनाव कराएं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वैसा ही रहेगा। पीछे भी डिबेट में मैं ये कह रहा था कि उस तरीके से आप किसी पंचायत में आप उठा लीजिए कि उससे जब तक 1.5 साल से अधिक समय हो गया, एक भी अगर ग्राम पंचायत स्तर पे पट्टा दिया गया हो या इस तरीके से कोई नई वहाँ की सेंसर सिविल काम में ऐसा कोई किया हुआ हो, सिर्फ पुराना जो फंड स्टेट और गवर्नमेंट जो भारत सरकार का रुका हुआ पैसा है, वो पैसा ही पिछला जो ठेकेदारों का बकाया, जिन एजेंसियों का बकाया है, वो सिर्फ एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के घर पे इस तरीके से जाके बैठते हैं जिस तरीके से उनको लोन दे रखा हो, उसको लेकर के वो पैसा टुकड़ों में जारी कर रहे हैं। अगर उसका पैसा कोई अगर रिलीज करके दिया जा रहा है तो उसको विकास नहीं कहा जा सकता। इससे जो हमारा कार्यकाल बढ़ा है उसके बाद में कितना फंड का पैसा हमारे को स्टेट गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने दिया, ये आंकड़ों के साथ बताएं। जी जी बिल्कुल, कुछ कह रहे थे पंकज जी आप? हाँ, मैं देवी जी अभी बड़े जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे या खुद के विचार व्यक्त कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर के 14 तक सरकार रही, जो स्टेट में भी रही और केंद्र में भी रही। मुझे बताइए उस टाइम पे क्या पंचायत और निकाय चुनाव नहीं हुए? क्या ये हटा नहीं सकते थे? लेकिन हटाया। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं भैरव सिंह जी की बात को, है ना, कि भैरव सिंह जी कहा करते थे लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। जो भी हमने यदि कोई किए तो उनके ऊपर जो है निर्णय हमने लिए, क्योंकि आप तो क्यों, आपको निर्णय लेने नहीं थे। आपने तो कहा कि ये गलत कर दिया, अच्छा कर दिया, बस यही काम था। मुझे बताइए कि आप 2004 से लेकर के 14 तक की सरकार में कहां पर इलेक्शन हुए, कहां पर आपने इनको हटाया? क्यों नहीं हटाया? आपने किया ज्ञान सभा के लिए किसने आपको मना किया था? आप तो कहते हुए आते थे ना कि राजीव गांधी जी जो है वो लेकर के आए थे, संशोधन लेकर आए थे। आपने अपने नेता को ही नहीं माना तो बाकी की क्या मानते भाई? तो इसलिए कहा कि हमने जो है उनको प्रयोग किया, हमने देखा, और आज जो चीज देख रहे हैं उसमें हमने कहा कि शिक्षा का भी एक जो है महत्वपूर्ण होना चाहिए। और आज शिक्षा जो है गांव गांव तक पहुंची हुई है, लोग शिक्षित जो होकर के, महिलाएं नहीं, क्योंकि आपने वो वक्त भी देखा है जब कांग्रेस के राज के अंदर जो है घूंघट में जो है पार्षद पतियां काम करते थे, जो है महिलाएं काम नहीं करती थी। आज वो दिन है जब महिलाएं जो है खुल करके जो है उस पंचायत को और निकाय को चला रही है। वो सरपंच पति, पार्षद पति, इस पर रोक होता ही नहीं होता। मैं यही कह रहा हूं कि लोग, लेकिन क्या है कि ये अपने नेताओं की जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ चर्चा शामिल, राजनीतिक विशेषज्ञ। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, ये जो फैसला लिया गया, इस बैन को हटाया गया है और अब 2 बच्चों से ज्यादा वाले भी उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इस अहम फैसले से आपको क्या लगता है कि ये पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव की राजनीति का गणित भी बदलेगा? देखिए, जो संतान एक से ज़्यादा वालों को वंचित करने का मूल रूप से जो मकसद था वो तो परिवार नियोजन था। अब ये जो इमरजेंसी के पीरियड में जो परिवार नियोजन का जो जिस तरह का हवा खड़ा हुआ था, उसके बाद ये इररिलेवेंट हो गया। समाज के अंदर स्वीकृति परिवार नियोजन की खत्म हो गई। लोगों को अपने ढंग से परिवार डेवलप करने की छूट मिल गई, एक तरह से कहना चाहिए, कानूनी बाध्यता खत्म हो गई। तो ये जो संतान की जो लिमिटेशन डाली गई थी, ये तो बहुत पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां किस आधार पे सारी ये चीजें तय करती हैं। अभी भी देखिए कि जैसे हमारे जोशी जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो शैक्षणिक योग्यता का मसला है तो ये भी शायद बाधा की तरह से देखा जाता। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर राजनीतिक स्तर का जो गिरावट आती जा रही है वो इसलिए भी है कि हम लोग कैंडिडेट की योग्यता के बारे में ज्यादा सीरियस नहीं होते। आप देखिए कि चाहे पंचायतों में और चाहे आप नगर निगम के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, अब जो है बैड एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है लगातार। तो मैं समझता हूं कि सरकार को और इलेक्शन से जुड़े हुए जो भी एजेंसीज हैं, निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि कैसे शिक्षित और शिक्षित महिलाएं, आज भी देखिए, माफ करिए, आज भी ये प्रॉब्लम है कि महिलाएं जहां सरपंच हैं वहां उनके पति ही असल में काम कर रहे हैं, आज भी है ऐसा। ये कोई दावा किया जा रहा है कि अब तो हो गया है, तो ये सही नहीं है, आज भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूं कि ये तो स्वागत योग्य बात है कि जो संतान की जो एक लिमिटेशन थी वो हटा दी गई। इसको बहुत पहले हटाया जाना चाहिए था, लेकिन योग्य लोग आगे आए, समझदार लोग आगे आए, इसके लिए भी
चुनाव में सुधार की आवश्यकता लेकिन है। देवेंद्र शास्त्री अभी जी, फिलहाल जो है हमारी जो राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो नेताओं की जो स्तर है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। आपने कहा राजनीति का स्तर भी गिर रहा है, नेताओं का स्तर भी कमजोर होता जा रहा है, और आपने क्रिमिनल और ऐसे लोगों का जिक्र किया। क्या वजह मानते हैं आप कि अब नेतृत्व क्षमता, काबिलियत, इन सबसे ऊपर जिताऊ कैंडिडेट मैटर करता है, और इसलिए चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो इसलिए वो आ रहे हैं कि सिर्फ जीत के आ जाएंगे इसलिए हाथ से? हाँ, देखिए, ये एक बहुत ही मतलब राजनीतिक पार्टियों की सोच में एक डिस्टोर्शन आप कह सकते हैं कि खराबी आई है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपराधी हो, क्रिमिनल हो, डरा के, धमका के, पैसा दे के, घूस दे करके कैसे भी जीत जाए, उस कैंडिडेट को लेके आइए। नहीं, ये गलत बात है, ये वोटर्स के साथ धोखा है। मैं समझता हूं कि आपको जो अच्छे से सर्व कर सकता हो, जो समझदार हो, अच्छी प्लानिंग कर सकता हो गांव की, पंचायत की, और अच्छे से सर्व कर सकता हो, ऐसे कैंडिडेट को आपको आगे करना चाहिए। ये देखिए, ये वोटर्स का भी एक तरह से अवेयरनेस का मसला है। हमारे यहाँ शैक्षणिक स्तर भी गिरता जा रहा है। ये सारी समस्याएं उसी की वजह से हैं, और इसलिए ये इतनी सारी दिक्कतें हैं। अरे सीबी यादव जी, अगर ये फैसला गलत था, आपने जैसा कि कहा भी 31 वाले लगना ही नहीं चाहिए था बैन, इस पर गलत था, तो इतने साल तक, 31 साल तक ये लागू क्यों रहा? पहले पावर तो सबके हाथ में आई, कोई ऐसा तो नहीं था कि 31 साल तक एक ही का राज था और वही हिटलर शाही चल रही हो इसलिए नहीं हट सका। बिल्कुल बिल्कुल। दो तीन चीजें उठाई कि कांग्रेस ने क्या दिया है। पहले मैं वो 3 पॉइंटों में बात बता देता हूँ। ये जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है ना, जो पूरा 33.5 लाख जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपना और ग्राम सभा से हर नागरिक को ग्राम संसद का सदस्य बना देना, ये साहस केवल कांग्रेस ही कर सकती है। राजीव गांधी जी ने ये साहस दिखाया आजादी के बाद में। 50% महिलाओं को आरक्षण ये कांग्रेस ही दे सकती है। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कांग्रेस ही दे सकती है। राजस्थान के भीतर 5 विषय जो दिए हैं पंचायती राज संस्थाओं को, वो कांग्रेस ने ही दिए हैं। मनरेगा पर पूरी मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट जो ग्राम सभा को, वो कांग्रेस ने ही दिया है। और शिक्षा का जो बड़ा नियम था, जो सबसे बड़ी बाधा थी शिक्षा, जो 10वीं और 12, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े फैसले हो जाते हैं ना, तो 2-3 चीजों को एक साथ हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस क्रम के अंदर पिछली बार हमने शिक्षा का जो नियम लगाया था वसुंधरा जी की सरकार ने, उसको हटाया, उस बाधा को हटाया। ये निश्चित तौर पर ही अगर आप देखेंगे, क्योंकि सारी चीजों को कई बार ऐसा होता है ना कि 2-3 चीजों को एक साथ हटाना, तो उस समय उस हर्डल को हटाया, लेकिन लगाना ही गलत था। कभी कभी चीजें लगा दी जाती है, उसके बाद में उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है, और जो बड़ा बाधा थी शिक्षा की, उस बाधा को हटाया है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज है जो पार्टिसिपेशन का बढ़ाया हो, विकेंद्रीकरण का किया हो, एक काम मैं तो एक चुनौती देता हूं, एक काम बता दीजिए जिससे पंचायती राज और नगरीय निकाय सशक्त हुई हो। मैं बताता हूं, ऐसा एक काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ। अतीक अहमद और अंसारी क्या करते थे यूपी में? कैसे चुनाव लड़ते थे? कौन से निकाय चुनाव की क्या स्थिति हुई? किसने कहा? बता रहा हूं ना, उसको हटाया ना उसको। अरे एक क्या पूरा जो है नातू हटा दिया। श्री यादव जी, नातू हटा दिया। जिनके आगे झुक जाते थे, जिनके आगे झुक जाते थे, जिनके आगे अपनी पगड़ियां रख देते थे, मुझे बताइए। आप देखिए, ग्राम सभा के आगे पूरा पावर था मनरेगा पर, मुझे बताइए, सेपरेटिस्ट के आगे पगड़ी रखी कि नहीं रखी आपने? सरपंचों को मुझे बताइए, सेपरेटिस्ट के आगे पगड़ी रखी कि नहीं रखी? इनके हाल का एक एक करके सुनिए। देखिए बात रखी, परिसीमन के नाम से जो बेड़ा गर्क हुआ है, आपने बात रखी ना, आपने बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। क्या ये दमखाने की भाषा में बोलते हैं? बताओ श्वेता जी, हमारी स्थिति हो जाती है, संवाद कम करते हैं, धमकाते ज्यादा है। जनता ने क्यों हटाया इनको? हमने तो चलो यहाँ धमका लिया, लेकिन तुम्हें जनता ने धमका के भगा दिया। भाई जनता ने धमका के भगा दिया। अभी आप आपने पूरी बात रखी, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कांग्रेस ने अपनी बात रखी। मुझे बताइए, राजीव गांधी जी लेकर के आए, राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी जी भी थी ना, पंचायत राज तो उस टाइम शुरू हो गया था भाई, है? और उन्होंने क्या क्या चीज लगाई थी? नेहरू जी के काल में आ गया था। और किसने लगाया था? नेहरू जी के काल में आ गया था। जो नहीं, अरे आपने जो बताओ ना, अपने बताने के लिए है नहीं, युवाओं की नसबंदियां कर दिया, युवाओं की नसबंदियां कर दिया, पंचायत छोड़िए, चुनाव छोड़िए, चलते हुए आदमी की नसबंदियां। आपने माफी मांगी, सवाल पूछा, सुनिए, सुनिए ना पंकज जी, नहीं पहले सुनिए, आप सिर्फ एक जवाब दे दीजिए मुझे। इन्होंने कहा कि 31 साल पहले लगाना ही नहीं था,
लेकिन लगाया गया, जरूरत थी। अब 31 साल बाद हटाया गया, तो आप सिर्फ ये मान रहे हैं कि आज की जरूरत है इसे हटाना, इसलिए हटाया गया? नहीं, बिल्कुल हटाया गया। हमने लगाया सही था क्या? फैसला आज की जरूरत इसलिए हटाया और गया। उसको लगाया जरूरत सही था। इसलिए लगाया। मैं फिर बता रहा हूँ, लगाया सही था। यदि इनको जो है ना लगाया बिल्कुल सही था। लगाया सही था। हाँ, समझाइए ना। अरे समझाइए, 2 मिनट अरे 2 मिनट सुनिए भाई। अरे 2 मिनट सुनिए भाई, अरे भाई 2 मिनट सुनिए। दो निगम क्यों किए थे आपने? अपने भाइयों के लिए किया ना, कि अपने भाई जो है आपको वोट देते हैं भाईजान, और आपका एक वो वोट बन जाए। मुझे बताइए भाईजान का वोट, अरे भैया भाईजान पर, अरे सीपी यादव साहब भाईजान पर यदि आपत्ति लग जाती ना, और भाईजान पर लग जाता तो आप जो है जिसको पूरा उखाड़ कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की, सरपंच की भूमिका में। सुनिए पंकज जोशी जी, पंकज जोशी, एक सेकंड सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरपंच की और कितने लोग तैयार कर। मेहर सिंह जी से भी कमेंट जरूरी है। मेहर सिंह जी फाइनल कमेंट। ठीक, आपने तर्क सुने सबके। मेहर सिंह जी जी हाँ, बताइए। सवाल मेरा यही है कि ये जो लगा या लगाना नहीं था और लग गया तो अब हटाना नहीं था, जो कुछ भी, और आपने भी कहा कि बहुत सारी दिक्कतें सरपंच को होती है, चुनाव भी लेट हो रहा है, लेकिन कम से कम अब आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, चुनाव होंगे, ये प्रतिबंध को हटाया गया है और जो है नियम के तहत ये चुनाव होना जरूरी है और यही जरूरत है? देखिए, बिल्कुल मधुर स्वर में हमने पहले भी कहा कि जब भी बात स्टूडियो में होती है तो तर्क और वितर्क होनी चाहिए। आप मुद्दों की बात कीजिए, उसमें कोई निष्कर्ष निकलता है। हमने हमारी समस्या रखी और उस पर अभी आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की तरफ से हमारे पे भी आरोप लगाया। ये समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पंचायत राज की बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमने ये कहा और पहली बार किसी पंचायत संस्था ने आपके सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के, वो आपके ही नहीं, वो हमारे भी हैं, पूरे राजस्थान के, हमने जयपुर में स्वागत किया। 11,000 कुछ पंचायतों के जनप्रतिनिधि लाखों संख्या में हमारे वार्ड पंच लोग इकट्ठे हुए, हमने उनका धन्यवाद किया। और हमारी भी खूब शर्त वही थी, आज भी हम कह रहे हैं कि जब भी हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए, जबकि पंचायत राज में पूर्ण तरीके से सशक्त नियमों पे प्रशासक काम कर सके, जो नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, आंकड़ों के सहायता आप एक ग्राम पंचायत में ऐसे ला दीजिए जहां ग्राम सभा हुई हो और वहां कोई पट्टा जारी हुआ हो, क्योंकि ग्राम सभा अनिवार्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि कमेटी गठन नहीं हुआ। कमेटी गठन नहीं हुआ तो एक सिंगल कोई प्रशासक हो या सरपंच हो, वो निर्णय ले ही नहीं सकता। कमेटी के बगैर कोई भी निर्णय ले हो ही नहीं सकता ग्राम पंचायत पे। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूं कि बिल्कुल मैं कहूंगा और बिल्कुल इस बात को आगे भी पंचायत राज की तरफ से हम पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं कि 31 साल में हमारे बहुत से ऐसे साथी व्यक्तित्व के लोग जो विधानसभा लोकसभा में जहां देश की नीतियां बनती है उनसे जाने में वंचित रहे, और वही रोकने का कहीं ना कहीं सरकार के लोगों का मंशा रही है। इतना जरूर है। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि हर नागरिक का समान अधिकार है चुनाव लड़ने का, या आपको लगता है कि समाज हित में कुछ शर्तें हमेशा जरूरी होती हैं? निश्चित रूप से देखिए, सरकारें जो हैं वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए होती हैं। सरकारें जो है एक देश और एक प्रांत की वेलफेयर के लिए होती हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए, और जो उनके वेलफेयर के लिए जरूरी होता है उस तरह का कानून, नियम और उस तरह के व्यवहार जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार तय करती है। तो उस नजरिए से अगर हम देखें तो जो लागू किया गया था, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि उस वक्त की ये मांग थी, लोगों के दिमाग में ये प्रेशर था कि जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है और हमें परिवार नियोजन, कैसे कांग्रेस ने परिवार नियोजन के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई, क्या बात कर रहे हैं आप? गलत। देखिए उस वक्त ये बात अलग है, कोई भी बाधा लोकतंत्र विरोधी होती है। नहीं, भागीदारी में कोई भी बाधा, अगर कोई नियम लागू करना हो तो पहले एमएलए एमपी अपने आप पे लागू करते हैं। हाँ, उस पे लागू होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई नहीं, तो कांग्रेस को करनी चाहिए थी ना वो। अगर कांग्रेस ने जो शैक्षणिक शिक्षा का, मैं कह रहा हूं शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता की, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात को कंट्रोडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, नियम होता है तो नियम कांग्रेस को मानना चाहिए, होता है तो मानना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि संसद के लिए सरकार ने लगाया, नहीं मैं कह रहा हूं संसद के लिए या विधायक के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है और पंचायत के अंदर है, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो हाँ, तो ये लगाई लगाई है, सरकार ने लगाई ना।
वसुंधरा जी ने लगाया, मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी लगाती है, हटाना चाहिए था, हटा दिया ना कांग्रेस ने। कब? शैक्षणिक योग्यता हटाइए सबसे पहले कांग्रेस आते ही। मैं कह रहा हूँ हटाइए इस बात को। शैक्षणिक योग्यता हटाना गलत है। अब आपकी आप योग्य व्यक्ति को आगे आने दीजिए। आप जो है गांव के योग्यता का- अंदर क्रिमिनल्स को, योग्यता का अनपढ़ परीक्षण लोगों ये को, नहीं है। गवारों को, डेमोक्रेसी आप के पीछे देखिए, योग्यता लगवा दो, ये बीजेपी पंचायतों वाले में हैं। मैं आप नो, पंचायत नो, के नो। प्रवक्ता है, मैं आपको ठीक, कह रहा हूँ ठीक, पंचायतों में आज ये क्या चल रहा है, विरोधी सोच है। पंचायतों में आज के दिन क्या चल रहा है, पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी सोच है। सुनिए, पंचायतों में ये चल रहा है कि वहाँ दारू का ठेकेदार तय करता है पंचायतों में पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा गुंडे होते हैं। क्या बात करते क्या मजाक कर रहे हो? रुकिए, रुकिए। क्यों? अगर आप सरपंच की बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो मेहर सिंह जी बताएंगे एक कमेंट से शॉर्ट में। हाँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उम्र में आप वो है, आपका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से मैं खंडन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज के युग में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ आप एक मिनट, आप सुनिए, आप मिठास के साथ में सुनिए इस बात का। शिक्षा इस जीवन में बहुत बड़ा हथियार है, इसका हमारे को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। शिक्षा के प्रति जागृति रहनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अगर सामाजिक समझता कोई वो चीजें सामाजिक स्तर पे गांव में ही आ सकती है, वो बहुत जरूरी है। एक सिंगल शिक्षा से हमारा देश नहीं बढ़ सकता, सिंगल शिक्षा से हमारा देश नहीं बढ़ सकता। शिक्षा के साथ में अगर सामाजिक समस्या तो अनपढ़ तय करेंगे, इसको वोट देने का अधिकार है, उसको आप चुनाव से वंचित नहीं कर सकते। नहीं, उसको चुनाव से नहीं जोड़ सकते, उनसे चुनाव से आप नहीं जोड़ सकते, आप उसको चुनाव से नहीं जोड़ सकते। शास्त्री जी, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। कुछ गलत नहीं है। शिक्षा को चुनाव से नहीं जोड़ सकते। बाबा साहब के जो है नीतियों का पालन नहीं करेंगे, प्रधान जैसे रूट पे के शिक्षा बाबा साहब ने कहा था कि नहीं कहा था। आप देखो, बाबा साहब का पहला जो है नियम था कि शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने। पंकज जी, डिबेट खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो गई सर, डिबेट खत्म हो गई सर। चलिए चलिए, ठीक है सर, डिबेट खत्म हो गई सर, बस वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया 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 आप सभी का, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल। देखिए, 2 से अधिक संतान होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे। 31 साल पहले ये नियम बनाया गया था, लेकिन उस बैन को हटा दिया गया। यानी 2 से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति भी वो उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसके दोनों पहलू हैं। कोई कह रहा है कि हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और इसकी वजह से जो नेतृत्व क्षमता वाले लोग हैं वो सामने आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों का मानना है कि गलत है, उस वक्त भी नहीं लगाया जाना चाहिए था और आज भी अब इसे हटाया है तो क्यों हटाया। सवाल अपनी जगह होते रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब चुनाव होते हैं तो जो भी नियम बन रहे हैं, तो आप लोकसभा विधानसभा के लिए अलग और पंचायत चुनाव को आप छोटा नहीं समझ सकते। पंचायत चुनाव की हम बात करें या लोकसभा की बात करें, जब नियम बनते हैं तो यहाँ पे कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि अशिक्षित जो हो वो भी चुनाव लड़ सके, वो नेतृत्व कर सके। ये जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी होनी चाहिए। और ये जब फैसला लिया गया तो अब देखना होगा कि इससे आखिर असर क्या होता है। क्या वाकई में राजनीतिक तौर पर पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव के परिणामों में भी इसका असर होगा, या फिर कुछ और पहलू भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बड़ा फैसला था जो 3 दशक बाद अब लिया गया है। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।